ज़लमे खलीलज़ाद ने आज बात की है अफ़गानिस्तान में। उन्होंने कहा है कि अगर सियासी तौर पे मामला ठीक नहीं हुआ तो ये जंग जो है वो आगे चलती रहेगी, जंग ख़त्म नहीं होगी। क्या उसका रुख होगा? जनरल स्कॉट मिलर जो हैं वो देख रहे हैं सारे मामलात को, फ़ौजी इनखला किस तरह होता है, किस तरह से। यानी आप सोचें कि आज से 1 महीने के बाद, अगर हम डेट्स के ऊपर चले जाएं, तो आज से 1 महीने के बाद कोई फ़ौज वहाँ नहीं होगी। 18,000 कॉन्ट्रैक्टर्स भी शायद नहीं होंगे, या होंगे किस शक्ल में होंगे हम नहीं जानते। लेकिन अफगानिस्तान का मामला सेटल नहीं हो रहा। सीआईए की रिपोर्ट कल आई है, वो सीआईए की रिपोर्ट भी कह रही है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के हालात बिगड़ने जा रहे हैं, और पाकिस्तान ज़ाहिर है कि उनके साथ है, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर भी उसके असरात होंगे। हर रिपोर्ट ये बता रही है। अच्छा, और इसमें कुछ चीज़ें और ऐसी हैं जो बड़ी अहम हो रही हैं। मिसाल के तौर पे आज से ठीक आप समझें कि 2 हफ्ते से भी कम दिनों में हमारे बिल्कुल पड़ोस में सदारती इंतखाब हो रहा है ईरान में, और उसके नतीजे में वहाँ पे नए सदर आ रहे हैं। ये बड़े इवेंट्स हैं। अगर हमारा ख्याल है कि ये जो भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया और ऊट पटांग, ये सारी चीज़ें गड़प करके नहीं होता। गड़प करके मैं कहता हूँ कि वो एकदम से लगता है कि पर्दा गिरने को है, उसके बाद कोई वाकया, कोई बात, कोई उसके बाद ये सारा मामला जो है ये धरा का धरा रह जाएगा और रियासत आगे निकलेगी तेज़ी के साथ। क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज मैंने कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। जितना ज़्यादा हम गैर संजीदगी का मुख्तलिफ महाजों पर, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से और खारिजा पॉलिसी उसके साथ बराह रास्त लिंक्ड है, और मैशत भी लिंक्ड है। लेकिन ये तवील मुद्दत ही चूँकि इशूज़ हैं, और उसके अंदर अब ये देखें कि ईरान का इलेक्शन जो है वो 18 तारीख को हो रहा है, और इब्राहिम रईसी अगर वहाँ पे आते हैं, ये बात पहले भी हो चुकी, तो वो जो हैं वो फिर अगले रहबर भी होंगे। इसी दौरान जो है वो इसी हफ्ते, यानी आप ये देखें कि आज से ठीक 3 रोज़ के बाद जुमेरात को प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो अपना पहला गैर मुल्की दौरा शुरू कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो पहले जो है मतलब उनका पहला दौरा हो रहा है, और वो दूसरे अमेरिका की तारीख के कैथोलिक प्रेसिडेंट है। इससे पहले जो कैथोलिक प्रेसिडेंट थे वो 60 साल पहले अमेरिका की तारीख में आए थे। उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, और जिनको कत्ल कर दिया गया था। जॉन एफ कैनेडी के बाद जो है ये दूसरे कैथोलिक प्रेसिडेंट हैं जो कि अमेरिका में आए, और ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा हो रहा है। और ये दौरा बड़ा अहम है इस हवाले से कि उनका पहला जो पड़ाव है वो होगा बरतानिया में जी। और बरतानिया में G7 का मतलब है कि वो 7 मुल्कों, उन 7 मुल्कों की क़यादतें वहाँ पे मौजूद होंगी जो कि बड़ी मईशतें 1975 में थीं। 1975 में ये बना था G7 का फोरम। उस वक्त जो बड़ी मईशतें थीं वो मिल गई थी। उसमें कनाडा भी है, उसमें फ्रांस है, जर्मनी है, बरतानिया है, जापान है, उसमें ये मुल्क हैं, अमेरिका है। और मुबस्सिर के तौर पे उन्होंने डेलीगेशंस को बुलवाया है जनूबी कोरिया से, इंडिया से, गालिबन ये मुबस्सिरीन के तौर पे शरीक होंगे। और फिर उसके बाद जो है वो चले जाएंगे यूरोप। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और सी बताऊं कि ये जो बरतानिया का इनका है ना, बरतानिया में क्राइसिस है बहुत ज़्यादा, बेशुमार क्राइसिस। एक तो ये है कि बरतानिया ब्रेक्सिट के नतीजे में यूरोपीय यूनियन से निकला है। पिछले चंद रोज़ से हम यूरोप के ऊपर बात कर रहे हैं। बरतानिया यूरोप से निकला है, लेकिन बरतानिया में एक और, ये जो यूनाइटेड किंगडम है ना, ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 लोग समझते हैं कि सूबे हैं, या लोग समझते हैं कि 4 उसके जो रियासतें हैं, लेकिन जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि 4 ममालिक हैं। 4 ममालिक का आपस में इत्तेहाद है जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। और वो 4 ममालिक कौन कौन से हैं? उसमें इंग्लैंड एक है, एक उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड है, एक उसमें स्कॉटलैंड है, और एक उसमें वेल्स है। ठीक है। और ये जब चारों मिलते हैं तो ये बनता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है, या जो बरतानिया है, बरतानिया में एक तो बरतानिया निकल आया यूरोपीय यूनियन से और ब्रेक्सिट के नतीजे में निकला। उसके असरात अभी हमने देखने हैं।
क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि उसके बहुत ज़्यादा असरात हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन से जो ये जुड़ा हुआ था, तो हमने नॉर्दर्न सी की भी बात की थी, इंग्लिश चैनल की बात की थी। जितने लोग वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं चैनल टनल से, उनको पता है कि वो कौन सा समंदर है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिससे वो फ्रांस, पेरिस से लंदन जाते हैं। लेकिन दूसरा जो वहाँ पे मसला है वो ये है कि स्कॉटलैंड जो है वो अलग होने जा रहा है यूनाइटेड किंगडम से। स्कॉटलैंड जो है वो 1707 में सल्तनत बरतानिया और सल्तनत स्कॉटलैंड के दरमियान मुआहदा हुआ था, और ये दोनों सल्तनतें इकट्ठी हो गई थी। और कई साल तक इनमें जंगें होती रहीं, मार कुटाई होती रही, एक दूसरे को कत्ल वारत होती रही, पता नहीं कितने लोग इन्होंने दूसरे के मार दिए। तो उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद जेम्स फोर्थ के जाती तो स्कॉटलैंड के थे, लेकिन वो चूंकि ब्रिटेन के, इंग्लैंड के चूंकि बादशाह बन गए, तो इसलिए उनके दौर में इत्तेहाद हो गया। अब स्कॉटलैंड भी अलग होने जा रहा है। अच्छा, स्कॉटलैंड अलग होने जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही एक और मसला हो रहा है कि स्कॉटलैंड यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने जा रहा है। यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रेक्जिट से अलग हो गया ईयू से, लेकिन स्कॉटलैंड का जो रेफरेंडम है, स्कॉटलैंड की जो नेशनल पार्टी है या बाकी जो उनकी ग्रीन्स हैं, वो उनके 2-3 रेफरेंडम हो चुके हैं, एक रेफरेंडम वो फिर करवाने जा रहे हैं। सही। कि जी हम स्कॉटलैंड अलग होना चाहता है यूके से और इंडिपेंडेंट होना चाहता है। ठीक। और स्कॉटलैंड जो है वो अगर अलग होता है तो वो फिर यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहता है। ठीक है, ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। प्रेसिडेंट बाइडेन इसके मुखालिफ रहे हैं ब्रेक्जिट के, लेकिन अगर ये हो जाता है, ब्रेक्जिट तो चले हो गया, लेकिन अगर स्कॉटलैंड अलग होता है तो उसके भी प्रेसिडेंट बाइडेन मुखालिफ रहे हैं, क्योंकि उसके नतीजे में यूनाइटेड किंगडम बहुत कमजोर हो जाएगा। सही। ठीक है ना, एक बड़ा उसका हिस्सा निकल जाएगा, 1/3 हिस्सा रकबा। मईशत कम है स्कॉटलैंड की, लेकिन रकबा बड़ा है, 1/3 रकबा है। तो उसके बाद तो फिर यूनाइटेड किंगडम छोटा सा रह गया, और यूनाइटेड किंगडम में फिर 3 रह गए, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड यहां पर जो अक्सरियत है। अच्छा, एक बात मैं आपको इसमें यहाँ थोड़ी सी बता दूं कि ये जो मैं बात बड़ी कह रहा हूं ना कि प्रेसिडेंट बाइडेन दूसरे कैथोलिक प्रेसिडेंट है अमेरिका में, उसकी वजह यह है कि अमेरिका में कैथोलिक्स कम है, अमेरिका में प्रोटेस्टेंट्स ज़्यादा हैं। और उसकी ये वजह है कि अमेरिका में जब जो लोग आए और जो लोग आके अमेरिका में जिन्होंने पड़ाव डाला इंग्लैंड से, वो जो लंदन कंपनी, ठीक है, जिसको चार्ल्स अव्वल के दौर में जो है वो परमिशन मिली कि जी आप वहाँ जाके अपना पड़ाव डालें और अपना काम करें, लंदन कंपनी को। तो वो जब उन्होंने ये स्टार्ट किया, सारा सिलसिला उनके दौर में शुरू हुआ, तो उसमें हुआ ये कि ये सारे के सारे जो हैं ये आके, अगर आप नक्शा हम उस वक्त का दिखा सकें, तो ये जो हैं ये सारे के सारे बिल्कुल जो साहिली इलाका है ना, यानी अमेरिका का जो नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड, तो ये न्यू वर्ल्ड का जो मशरिक है सारा, उसके साहिलों के ऊपर आके ये आबाद हो गए, और वहां पे 13 रियासतें बन गई। ठीक। और 13 रियासतें बन गई, 13 कॉलोनीज। और जो 13 कॉलोनीज थी अमेरिका की, वो 13 कॉलोनीज ने, अगर उसका मैप हम दिखा सकें 13 कॉलोनीज का, तो जी ये जो 13 कॉलोनीज थी, ये मैं आपको दिखा रहा हूं उस पुराना मैप, ठीक है ना, ये अच्छा, तो ये जो 13 कॉलोनीज बन गई, ये 13 कॉलोनीज ने 1776 में इन्होंने कहा कि हम आजादी का ऐलान कर रहे हैं। किसके खिलाफ? बरतानिया के खिलाफ। बरतानिया की ही कॉलोनीज थी, बरतानिया के ही लोग थे, ताज, यानी जो ताज था बरतानिया का, उसकी ही कॉलोनीज थी, लेकिन यहां मौजूद लोगों ने कहा कि हम तो टैक्स नहीं देंगे। उसके नतीजे में इनकी ये जो 13 रियासतें थी, इन्होंने ऐलान कर दिया आजादी का, और इन्होंने अपना नाम रखा, आजाद होने के बाद इन्होंने अपना नाम रखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 13 रियासतों ने। इनकी लड़ाई किससे हुई? बरतानवी फौज से। इनको कहा जाता था, ये जो यहां पे जो आवाज जिन्होंने उठाई कि हम आजादी चाहिए, इनको कहा गया पैट्रियट्स, ठीक है, या यंकीज, अभी भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वहां पे। और जो ताज के साथ थे, यानी जो बरतानिया के साथ थे, वो कहलाए लॉयलिस्ट। अच्छा जी। तो यानी मुहिबान
और वफादारान के दरमियान जंग हुई। अगर इसको उर्दू में कहा जाए तो कि बरतानिया से लड़ा है, उसमें फ्रांस और स्पेन वालों ने अपना हिस्सा डाला, वो पैट्रियट्स के साथ मिल गया, और वो जो लीड कर रहे थे उनके कमांडर, उनका नाम था जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन। उसके नतीजे में बहरहाल वो ये फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज़ाद हो गया। रेवोल्यूशनरी वॉर कहते हैं इसको। इसमें गुलाम भी आ गए, फिर बाकी जो लोग थे वो उन्होंने भी हिस्सा डाला अपना अपना, लेकिन ये कि बरतानिया को शिकस्त देकर बरतानिया से ही, बरतानिया ने ही आज़ादी हासिल कर ली, कॉलोनी आज़ाद हो गई। तो लेकिन वो जो कि प्रोटेक्शन थे वहां से आने वाले, तो उसके नतीजे में यहाँ पे फिर वो आबादियाँ ज़्यादा जो क्रिश्चियंस आपको नज़र आते हैं क्रिश्चियन अमेरिका में, वो मेजॉरिटी आपको प्रोटेक्शंस की नज़र आती है। ठीक। लेकिन अगर आप इसी लिए आप बरतानिया में चले जाएं तो वहां पर भी आपको जो है वो प्रोटेक्शन ज़्यादा है। चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है उसकी सरबराह जो है वो मलका या बादशाह है, पोप नहीं है। अच्छा। चर्च ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड, जैसे मैंने कहा था ऑर्थोडॉक्स, तो अब आप कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स को थोड़ा सा सेपरेट करें तो ये चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है इसको आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी इसके सरबराह हैं, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी। सही। तो अब और डॉक्टर साहब इसकी वजह क्या है? क्योंकि नहीं, इसकी वजह ये है कि वो कैथोलिक्स, आप वो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक से अलग हो गए वो। अब इसकी जाती सी वजह है, वो क्या बताई जाए। वो एक बादशाह थे, उन्होंने कहा दूसरी शादी करनी है मैंने, वो पोप ने कहा दूसरी शादी की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा तैसी की तैसी मैं नया एक बना लेता हूँ, उन्होंने नया चर्च बना लिया। पहले से खैर वो मार्टिन लूथर की मूवमेंट तो चल रही थी, वो बहरहाल बादशाह सलामत ने जो है 1534 में उन्होंने कहा कि मुझे शादी की इजाज़त दी जाए कैथरीन के साथ। ये हेनरी 8 जो थे उनके, तो उन्होंने पोप ने जो है शादी की इजाज़त नहीं दी, तो उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड का ऐलान कर दिया और शादी कर ली। तो वो तो कोई इशू नहीं था। अच्छा, ये हुआ था ना शायरान के, उन्होंने कहा जी वो कैलेंडर ऊपर नीचे, उन्होंने कैलेंडर 2500 साल आगे पीछे कर लो, क्या मसला है, ये क्या इशू है। ठीक है, तो मतलब ये तो कोई इशू ही नहीं है, कोई छोटे मोटे इशूज पे तंग करते हो आके। हमारे नहीं होते चांद देर होगी निकाल दो भी, इस तरह ईद के चांद ऊपर नीचे कर देते हैं, हाँ हो जाता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो मसला ये है कि वो उन्होंने चर्च बना लिया, तो चर्च बना के वो अल्लाह खैर सल्लाह, तो ये इसकी हिस्ट्री। लेकिन उससे पहले एक रिफॉर्म्स की एक बहरहाल तहरीक चल रही थी, ठीक है ना, मार्टिन लूथर की, और वो बहरहाल साथ आया और वो हो गया। अच्छा, अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि देखें, ये जो जब बात करते हैं ना ज्योग्राफी की या पॉलिटिक्स की या ज्योग्राफी की या हिस्ट्री की या अब आज के हालात की, तो इसमें ये बड़ा समझना ज़रूरी। बाज़ दफ़ा कहते हैं कि जब आप हिस्ट्री को, तारीख को हम छोड़ देते हैं, या जोग्राफिया को, जो तारीख हमें समझ नहीं आती। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, ये क्वाड है, ठीक है ना। क्वाड में क्या है? क्वाड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। न्यूजीलैंड पीछे हट रहा है, आपने देखा है ना, न्यूजीलैंड वो 5 आई से भी पीछे हट रहा है। बिल्कुल। अच्छा, न्यूजीलैंड क्यों पीछे हट रहा है? अब जब तक नहीं, जब तक ज्योग्राफिया नहीं समझेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा कि न्यूजीलैंड। देखें, ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा आपको नक्शे के ऊपर एक जजीरा, आपको बिल्कुल चौकोर सा जजीरा नजर आएगा, अमेरिका का इत्तेहादी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ एक प्रॉब्लम है, जहां बहुत सारे उसके ये यहां नक्शा जरा रोकें। ये ऑस्ट्रेलिया का जो नक्शा है, ये जहां पे ब्राउन है इनकी आबादी वहां है, जहां पे पीला है वो वहां लोग ही नहीं रहते, यानी मेजॉरिटी इनकी साहिलों में रहती है। अब मुझे बताएं, अच्छा न्यूजीलैंड किधर है? वो छोटा सा नीचे न्यूजीलैंड नजर आ रहा है आपको, इसको जरा नक्शे को ऐसे करें, न्यूजीलैंड भी तो दिखाएं, न्यूजीलैंड भी हमें नजर आए। अच्छा यानी अच्छा ये देखें अब आप, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इन ऑस्ट्रेलिया, तो जजीरा ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो ये बिल्कुल जो गहरा हरा है वहां लोग ही नहीं रहते, जो हल्का हरा है वहां लोग रहते हैं, यानी बिल्कुल साइलों के ऊपर। इसको अगर और आपने समझना हो तो आप रात के वक्त सैटेलाइट देखें, रात के वक्त। अच्छा ये देखें आप, वो न्यूजीलैंड किधर है? देखें ना, वो पीछे न्यूजीलैंड है, चाइना ऊपर। इस नक्शे को देखेंगे तो समझेंगे सही आप। तो न्यूजीलैंड को चाइना से बराह रास्त खतरा नहीं है। न्यूजीलैंड से तक पहुंचने से पहले ऑस्ट्रेलिया और उनकी जो थर्ड, वो सेकंड आइलैंड लाइन है और फर्स्ट आइलैंड लाइन है, वो पहले है, वो ऑस्ट्रेलिया करीब है उनके। और न्यूजीलैंड को हम समझते हैं न्यूजीलैंड साथ जुड़ा हुआ है। न्यूजीलैंड 2500 माइल है, अगर आप उसको बाहर। अच्छा, ये रात में सैटेलाइट की पिक्चर देखें आप, ये ऑस्ट्रेलिया रात के वक्त। अब रात के वक्त सैटेलाइट देखें तो ये इनकी आबादी, अब ये बड़ा करें जरा, इनके लोग कहां रहते हैं आप ये देखें। लोग सारे तो साहिल के ऊपर हैं। मुझे बताएं कि ऑस्ट्रेलिया को कौन सी नेवी बचाएगी?
भाई आप देखें ना ऊपर दाएं आगे पीछे, ये पूरे की पूरी जो लाइट्स आपको नजर आ रही हैं साहिलों के ये करीब। साहिलों पे लोग रहते हैं सारे, ठीक है ना, सिडनी कह दें, मेलबर्न कह दें, कैनबरा, ये सारे साहिलों पे। अब जब तक इसको हम, अब हमें समझ में आता है कि जो न्यूजीलैंड कह रहा है कि हमें 5 से दूर रखो, हमने पंगा नहीं लेना चाइना से, लेकिन बीच में इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है ना, तो ऑस्ट्रेलिया तक आएंगे तो फिर हम सोचेंगे कि क्या कर रहे हैं हमने। इसी तरह से ये जो 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 मैप्स आप दिखाते हैं, हम मैप्स को हम डिस्कस करते हैं कि जी ये यहां पे मुल्क है, ये यहां पे मुल्क है, ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसकी, अब देखें ये जैसे बात की, ये जो मैं बात कर रहा हूं G7 ममालिक, G7 के अंदर मैसेज चाइना को देना है, मैसेज देना है चाइना को कि अभी भी डेमोक्रेसीज हैं जी। और अभी भी, और चाइना ने उससे पहले ही G7 शुरू होने से, ये पता है कौन सा दौर है, ये जो दौर कि जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं ना, इसको ये जो चर्च ऑफ इंग्लैंड बन रहा है और उसके बाद ये ऑर्थोडॉक्स चर्च बन रहा है और ये सारा दौर और ये स्प्लिट हो रहा है, ये वो दौर है जिसमें हबशा के अंदर ईसाई आ रहे हैं। अच्छा। हबशा के अंदर ईसाइयत फैल रही है और हबशा के अंदर फिर एक बादशाह आता है जिसका नाम है नजाशी। ठीक। और ये वो दौर है जिसमें फिर वहां हरकल आता है ऑर्थोडॉक्स साइड पे, और यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत आती है, और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजाशी जो कि ईसाई है उसके तरफ भेजते हैं मुसलमानों को मक्का से। नजाशी बादशाह जो कि ईसाई है वो कहता है कि मुझे कुरान शरीफ सुना की तलावत करके बताओ रजाफत यार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। और ये वो दौर है जब ईसाई आपको कहीं कहीं ईसाई आपको अरब में मिलते हैं। वर्का बिन नौफल जब वही नाजिल होती है गारे हिरा में, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रिहाइशगाह पे पहुंचते हैं और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बताते हैं, उनको बयान करते हैं कि वही, तो वो कहती हैं कि मेरे चचाजाद भाई, उनके चचाजाद भाई ज़ईफ़ हैं लेकिन वो कुछ अरसे पहले उन्होंने जो है वो ईसाइयत कबूल की है, तो उनसे वो मिलवाती हैं और उनके हरका बिन नौफल जो हैं वो कहते हैं, हरका बिन नौफल कि ये बिल्कुल वही बात है जो कि अंजील में लिखी है, और अगर मैं जिंदा रहा और यहाँ पे आपकी दुश्मनी हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। लेकिन वो ज़ईफ है, उनका इंतकाल हो जाता है। तो ये वो आप इसको मैच करें ना, ये वो टाइम है 610 है ना, 610 ईस्वी, ठीक है, ये वो वक्त है जब वहां पर जंग हो रही है रोमन्स की, यानी कौन है, आप तो सुनो कि हम जब पढ़ते हैं इस्लाम की तारीख तो कहते हैं कैसर रोम, ठीक है, खुसरू परवेज ईरान से उसकी लड़ाई शुरू हो गई सल्तनत रोम के साथ, वहां वो लड़ाइयां हो रही हैं, यहां हबशा के अंदर ये क्रिश्चियनिटी फैल रही है, यहां नजाशी बादशाह है। तो बात सारी ये है कि उसके साथ फिर आप लिंक करते हैं कि अच्छा जब यहां से फिर मुसलमान निकले आगे, फिर कैसे उन्होंने फतह की क्या, और उसको समझ के उस हिस्ट्री को समझते हैं। मैंने आपसे कहना कि और रिलेट करते हैं, मैंने आपसे कहना कि हम जब यहां से पाकिस्तान से जाते हैं हम कहते हैं यार जर्मनी में वो हमारे साथ, हम ये भूल जाते हैं कि जर्मन्स कितने ज्यादा कौम परस्ती उनके अंदर कितनी ज्यादा है अपने अंदर। मैं कहता हूं ना हिटलर हकीकत है, फ्रांस उनसे मतलब जो फ्रांस और जो वहां खाना जंगी हुई है और जो लिसानी तौर पे और मजहबी तौर पे और कौमियत की बुनियादों पे बड़ी जंगें हुई हैं, तो अब आने वाले दिनों में वो किस तरह से एक दूसरे को देखते हैं।